जय हिंद एवरीवन। कल आप लोग का प्रैक्टिस सेट वाला क्लास नहीं आ पाया था, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी दिन आप लोगों का क्लास छूटे, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है और अब आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने का ज़रूरत है। लेकिन मेरा घर ऐसे जगह है, कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कभी कभी क्लास ही नहीं आ पाता है। और कभी क्लास 10 बजे आता है, कभी क्लास 12 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है। लेकिन तभी भी आप लोग पूरा क्लास करते हो, कमेंट करते हो और वीडियो को लाइक करते हो और आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मेरे भाई, मतलब जिस दिन हमारा क्लास नहीं आ पा रहा है तो उस दिन आप लोगों को बैठे नहीं रहना है, ठीक है ना। ऐसे पिछला वाला जो कुछ भी आप पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हो, उसको आप लोग रिवीजन करते रहो। अगर यहाँ से पढ़े हो तो वो पूरा का पूरा पिछला वाला रिवीजन करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। देखो, सबसे ज़्यादा आप लोग करंट अफेयर्स का प्रश्न देखते रहो, क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। दूसरा नंबर, सबसे ज़्यादा मैथ पर फोकस बनाओ और रीजनिंग पर फोकस बनाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ना, मतलब खास करके जीडी और ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी वालों को मैं बता रहा हूँ, मतलब इन लोगों का सिलेक्शन होता है ना, तो मैथ का वजह से ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि मैथ का मतलब जिस टाइप के प्रश्न अगली बार पूछे गए थे ना, उसी टाइप का प्रश्न इस साल भी पूछे जाएंगे, बस अंक चेंज रहेगा। और मैथ लगाना आप जान जाओगे ना, तो मेरे भाई आप मैथ को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अगर जीके में याद करोगे और वो नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा ना, तो फिर मेरे भाई उसको नहीं ट्रिक मार पाओगे। मतलब ट्रिक भी मारोगे तो दुविधा में रहोगे कि पता नहीं मेरा सही होगा कि नहीं सही होगा। लेकिन मैथ को अगर सॉल्व करोगे ना, तो उसका राइट आंसर आएगा, तो वो गलती नहीं रहेगा और आप दुविधा में नहीं रहोगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैथ लगाने का जरूरत है, ठीक है ना। अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो मेरे भाई आप लोगों को क्या करना है, जैसे पिछला साल जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था, उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है कि भाई पिछले साल किस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। वो प्रश्न आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, वो प्रश्न मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पूरे 500 जीके जीएस का पीडीएफ भेजा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप लोगों को वो 500 जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाओ, वहाँ पर पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, वैसे तो आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो आप लोग फटाक से प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ 99 रुपए में पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जितने भी मॉक टेस्ट डाले गए हैं, मतलब आर्मी के पेपर में जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उसी टाइप के पूरे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे एप्लीकेशन से आप लोग मॉक टेस्ट लगाकर अपना 22 अप्रैल का जो पेपर देने जाने वाले हो उसका तैयारी बेहतर कर सकते हो। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किनको मिला। अब 2022 वाला यहाँ पर पूछ दिया है, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किनको मिला। श्री चिराग चंद्र शेट्टी, श्री रेकी रेड्डी सालिक साईराज, अचंता यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, अचंता शरत कमल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किनको मिला। तो इसका राइट आंसर अचंता शरत कमल हो जाएगा, ठीक है ना। अचंता शरत कमल इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और पूछ देगा, यहाँ तो 2022 वाला पूछा गया है, अब 2023 वाला भी पूछा जा सकता है। पूछ देगा कि 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला। तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका श्री चिराग चंद्र शेट्टी जी को मिला। किस क्षेत्र में मिला, बैडमिंटन के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बैडमिंटन के क्षेत्र में मिला। और ये आप लोगों का हो जाएगा श्री रेकी रेड्डी सालिक साईराज, इनको भी 2023 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, ठीक है ना। और बैडमिंटन के क्षेत्र में इनको भी मिला, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जैसे मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी पूछ देता है, ठीक है ना। वैसे तो वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा ही जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, जयपुर, देहरादून और खड़गवासला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय पूछ देगा ना, तो
तो ये नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। और पूछ देगा कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो गुलाबी शहर के नाम से आपका जयपुर को जाना जाता है। आईएमए पूछ देगा कि आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है, तो वो देहरादून में है, ठीक है ना। और पूछ देगा एनडीए जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका खड़गवासला में है, आईएमए आपका देहरादून में है, गुलाबी शहर जयपुर को जाना जाता है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। और देखो इधर आपका इंपॉर्टेंट करके लिखा गया है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लो। अगर पहले से पढ़े हो, पहले से उतारे हो तो रिवीजन कर दे रहा हूं। मेरा मकसद बस एक ही है कि मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊं, जो कुछ भी आप लोगों को बताऊं, वो सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत सारी चीजें पढ़ लो, बहुत सारी चीजें पढ़ लो और वहां से आप लोग को याद ना होके, तो फिर उसका फायदा क्या होगा मेरे भाई। मैं जितना भी पढ़ाता हूं उतना याद कराने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। यहां पर लिखा गया है और जितने लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं ना, रोज मेरा क्लास करते हैं, तो शायद उन लोगों को याद भी हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। यहां पर दिया है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हीरा जे कनिया थे, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरा जे कनिया थे। अब आपका नेक्स्ट दिया है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्तमान वाला दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिलेक्शन दिला सकता है मेरे भाई। अब ये नहीं सोचना कि एक ही प्रश्न कैसे सिलेक्शन दिलाएगा। आर्मी में एक ही प्रश्न से जीत हार होता है, एक ही नंबर से जीत हार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह है, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगले बार पूछा गया था कि ये जो इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ है, इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निपथ रखा गया है, तो ये अग्निपथ योजना किसके द्वारा लागू किया गया, तो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया, ठीक है ना। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये पूरा आप लोग को याद कर लेना है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, हुगली, साबरमती, गंगा और झेलम है। तो जो आपका बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, तो बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे बसा है। अगर पूछ देगा कोलकाता, क्या पूछ देगा, कोलकाता पूछ देगा, ठीक है ना। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपका कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद पूछ देता है, ठीक है ना, अहमदाबाद पूछ देता है, तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और श्रीनगर पूछ देता है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर का राजधानी आपका श्रीनगर है। और ये जो जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है, तो ये किस नदी के किनारे बसा है, ये झेलम नदी के किनारे बसा है। आपका सपना है फौजी बनना, फौजी बनकर कहाँ पर जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे, लद्दाख में जाओगे। तो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो फेमस जगह है, जो उन लोगों का मतलब जैसे राजधानी है, मतलब जो भी वहाँ इंपॉर्टेंट बात है ना, उसके बारे में आप लोग याद कर लोगे तो सही रहेगा। क्योंकि अगले बार भी पूछा गया था कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, अगले बार पूछा गया था, तो सबसे ऊंचा पठार आपका लद्दाख का पठार है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है,
टेबल टेनिस, कबड्डी, हॉकी और वाटर पोलो। यहाँ चीन देश का बोला जा रहा है। देखो हम लोग का जो पड़ोसी देश चीन है ना, चीन और पाकिस्तान वाले बड़ा खुरपात मचाते हैं सब। आप लोग देखे होंगे, एक फिल्म है हिंदी चीनी भाई भाई, आप लोग देखे होंगे उधर कितना खुरपात मचाते हैं सब। तो ये लोग बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो चीन देश के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान देश के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, कबड्डी, हॉकी और वाटर पोलो। तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीन देश है उसका राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस है। और भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ देगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है ना। और बांग्लादेश का पूछ देगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका है कबड्डी, ठीक है ना। और आपका यहाँ वाटर पोलो दिया है, पूछ देगा कि हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है। किसका पूछ देगा? हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वाटर पोलो हो जाएगा। अब पूछ देगा कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में आपके पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। कबड्डी में यहाँ पर आप लोग लिख लेना 7 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि किनको भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? के सिवन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनको भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर के सिवन हो जाएगा। पता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। और इसरो जिसे आप लोग बोलते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसरो के आपके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। किनको भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का रॉकेट मैन के नाम से के सिवन जी को जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, ठीक है ना। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर दिया सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? धनबाद, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धनबाद, ठीक है ना। एक पूछता है, क्या पूछता है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल, ठीक है ना। एरोनॉटिकल आप लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेना। एरोनॉटिकल, उसके बाद से आपका क्या बोलता है? लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी आपका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है ना। और इसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है कि सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वो आपका धनबाद में है, ठीक है ना। ये अगली बार पूछा गया था बेंगलुरु वाला। और ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी वाला प्रश्न डाला गया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। और जितने लोग बोल रहे हो कि मैथ का क्लास नीलेश भाई लाओ, मैथ का क्लास मतलब हमको लाने के लिए बोल रहे हो, तो मैं एक ही वीडियो मैथ का लाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। अभी आप लोग मैथ पढ़ते रहो, मैथ पढ़ते रहो। 1-2 दिन में मतलब जब भी मैं मैथ का क्लास लाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। और मैं जितना भी मैं आप लोगों को मैथ बताऊंगा ना, उस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मतलब आप लोगों को एकदम पूरा 100% मैं बोल रहा हूं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता होगा ना, उन लोगों को भी जरूर कुछ ना कुछ आएगा मेरे मैथ वाले क्लास से। और मैं जो बताऊंगा ना उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर दिया है कि आर्मी मेडिकल कोर दिवस कब मनाया जाता है?
आर्मी मेडिकल कोर, जिसे एएमसी बोला जाता है, एएमसी बोला जाता है, ठीक है ना। आर्मी मेडिकल कोर है जो ये आने वाले होते हैं, तो उसका दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 1 जनवरी, 30 जनवरी, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 जनवरी हो जाएगा। आर्मी मेडिकल कोर दिवस आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है ना। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आर्मी मेडिकल कोर एएमसी दिवस आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली? अपना भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब मान्यता मिली? अगर ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं भी पूछा जाएगा ना, तभी भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 7 जुलाई 1947, 8 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज का मान्यता मिली, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिली। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? देखो यहाँ पर दिया है ना, शालीमार बाग व निशान बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग व निशान बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर आपका श्रीनगर हो जाएगा। मैं आप लोगों से क्या बोला हूँ, जम्मू कश्मीर का राजधानी आपका श्रीनगर में है, ठीक है ना। और शालीमार बाग व निशान बाग भी आपका श्रीनगर में ही है। पूछ देगा कि उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पर है? उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है, ठीक है ना। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है। पूछ देगा हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का राजधानी पूछ देगा तो आपका शिमला हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछ देगा राजस्थान है, राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? तो राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है, ठीक है ना। राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि थल सेना चिकित्सा कॉलेज कहाँ स्थित है? थल सेना चिकित्सा कॉलेज कहाँ स्थित है? देवलाली, पुणे, नई दिल्ली, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थल सेना चिकित्सा कॉलेज कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका पुणे हो जाएगा। पूछा जाएगा कि भारतीय सेना का तोपखाना कहाँ स्थित है? ये तो मैं आप लोग को याद करा ही दिया हूँ। भारतीय सेना का तोपखाना कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारतीय सेना का तोपखाना कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सेना का तोपखाना आपका देवलाली में स्थित है, ठीक है ना। और थल सेना चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और पूछ देता है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज ये भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। थल सेना चिकित्सा कॉलेज आपका देवलाली में है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आपका नई दिल्ली में है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, हर्षौर चक्र। तो इसका राइट आंसर आपका भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न होता है। और वीरता का पुरस्कार कौन होता है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार आपका होता है परमवीर चक्र, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वीरता का। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख दो कि
वीरता का पुरस्कार कौन होता है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका परमवीर चक्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इस टाइप का प्रश्न मैं पूरा करा चुका हूं। जिस दिन मैं पूरा का पूरा प्रश्न कराया, मैं आप लोगों से बोला था कि इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। वो पीडीएफ अभी मेरे एप्लीकेशन में नहीं पड़ा था, तो उसको बनाने में जैसे मैं युद्धाभ्यास वाला प्रश्न भी मैं उसमें जैसे डाला था, ठीक है ना। तो जितने लोग मेरे एप्लीकेशन में कोर्स परचेज किए हैं 99 रुपया पे करके, तो फिर उन लोगों को ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं भेज दिया हूँ, शायद वो लोग अपलोड कर दिए होंगे, तो आप लोग एक बार पेड कोर्स में देख लेना। ऐसे मतलब 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, मतलब अग्निवीर एग्जाम 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, मतलब उसका हेडिंग होगा। अंदर जाओगे तो करंट अफेयर्स का जितना भी मतलब मैं प्रश्न कराया हूँ यूट्यूब पर, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। और युद्धाभ्यास वाला भी पूरा का पूरा युद्धाभ्यास भी उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर, जो लोग पेड कोर्स लिए हो उसमें आप लोग देख लेना। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और पोलो। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो सिली पॉइंट आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। और क्रिकेट से तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एलबीडब्ल्यू पूछा जाता है। एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है, तो वो भी क्रिकेट से ही है, पूछ देता है। और भी क्रिकेट से पूछा जाता है। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से ही है। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध आपका क्रिकेट से है। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं क्रिकेट से रिलेटेड, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पूछा जाता है कि दूसरा खेल का संबंध किससे है, तो वो भी आपका क्रिकेट से ही है, अगले बार पूछा गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। अब आप लोग का फीलिंग मैं समझ रहा हूँ, आप तो फटाक से 5 वर्ष पर मार दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर 6 वर्ष होगा, ठीक है ना। जब भी राज्यसभा का बात आ जाएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे, लाल दुहोमा, मोहन यादव, चंपई सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा जी बने हैं, ठीक है ना। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा जी बने हैं। अब ये एकनाथ शिंदे पूछ देगा, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके कौन है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का, पहलवान भाई का फेवरेट जगह का, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। अब चंपई सोरेन दिया है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछ देगा झारखंड, पूछ देगा, ठीक है ना। क्या पूछ देगा, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो झारखंड के सीएम कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। झारखंड के सीएम आपका चंपई सोरेन है। और मध्य प्रदेश का मोहन यादव है। लाल दुहोमा आपका मिजोरम के हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। अगले बार इसरो का पूरा नाम पूछा गया था, इस बार डीआरडीओ का पूछ सकता है। इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का क्या होगा, भारतीय रक्षा अकादमी, रक्षा अनुसंधान अकादमी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश होता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं। इन 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। साहब कमेंट किए थे कि नीलेश भैया जब हम जीएस पढ़ने जाते हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ने जाते हैं, तो जैसे लगता है कि हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तो आप एकदम सही कह रहे थे मेरे भाई, जीएस थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो उन लोगों का तो मतलब सही रहता है। कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़े रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं रहता है, और जो नहीं पढ़े रहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत हार्ड रहता है, ठीक है ना। 2+2 अगर आपको आता है तो मेरे भाई एकदम आसान है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत कठिन है, ठीक है ना। तो वही बात होता है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय
पारिस्थितिकी के जनक हैं? शायद ये प्रश्न पहला बार आप लोगों के सामने आया है। EH हेकल, प्रो RD मिश्रा, AG टेंसले और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर प्रो RD मिश्रा हो जाएगा। प्रो RD मिश्रा इज राइट आंसर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रो RD मिश्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में, शैवाल में, पादप पलवक में और उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। हरे पेड़ पौधों में, शैवालों में और पादप मतलब पौधा होता है, तो इन सब में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प मतलब फूल होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लेशिया, लोडोसिया और जुओपिसस और डाउसोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेशिया है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया इज राइट आंसर। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रा किस वर्ग में आता है? तो हाइड्रा किस वर्ग में आता है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और एनेलिडा और मोलस्का। तो इतने हार्ड प्रश्न आप लोगों के सामने शायद पहली बार आ रहा है, तो थोड़ा बहुत परेशानी हो ही करेगा। सिलेंट्रेटा इज राइट आंसर, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा इज राइट आंसर। इस टाइप के प्रश्न अग्निवीर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस टाइप का प्रश्न यहाँ पर डाला गया है। कोई भी प्रश्न आता है तो समझो वो पूछे जा चुके रहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि समान, यहाँ पर समान नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग सामान्य कर लेना। तो सामान्य परमाणु से मिलकर बना होता है। सामान्य परमाणु से मिलकर क्या बना होता है? तत्व, अणु, यौगिक और मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर आपका तत्व हो जाएगा। तत्व इज राइट आंसर। सामान्य परमाणु से मिलकर तत्व बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और उपरोक्त सभी। तो आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन और प्रोटीन ये पूरा का पूरा आपका प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है ना। स्टार्च, ग्लाइकोजन और प्रोटीन ये पूरा का पूरा आपका प्राकृतिक बहुलक है। अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्लेग रोग किससे फैलता है? मक्खी, मच्छर, चूहा और बंदर है। तो इसका राइट आंसर आपका चूहा हो जाएगा। आपका जो प्लेग रोग होता है ना, तो वो आपका चूहा से फैलता है। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहा से फैलता है। और मच्छर से क्या फैलता है? मच्छर से आपका मलेरिया फैलता है, ठीक है ना। मच्छर से मलेरिया फैलता है। ये जैसे एनसीसी के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जीन शब्द किसने दिया? मेंडल ने, जॉनसन ने, बेटसन ने और मार्गन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन शब्द किसने दिया? इसका राइट आंसर जॉनसन हो जाएगा, ठीक है ना। जीन शब्द आपका जॉनसन ने दिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर सजीव रहेगा, संजीव नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये तो किसी का नाम हो जाएगा संजीव। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, मतलब पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा और अंडाणु। तो इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। जब पूछ देगा कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, तो आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और पूछ देगा सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका ये पूछ देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक है ना। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फिलोपियन ट्यूब में, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य में निषेचन कहाँ से होता है? तो फिलोपियन ट्यूब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। अभी तो मैथ आना बाकी है, रीजनिंग आना बाकी है।
आप लोगों को अब लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, ठीक है ना। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है, एड्रीनल, थाइमस, अग्नाशय और हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है, इसका राइट आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? कुपिकाएं, नेफ्रॉन, सिस्ट्रोन और न्यूरॉन। तो ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूँ, ठीक है ना। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन है, ठीक है ना। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक भी मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूँ, एंगस्ट्रॉम, डेसिबल, हर्ट्ज और मीटर है। तो इसका राइट आंसर आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज हो जाएगा। और पूछ देगा कि दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मात्रक मतलब क्या होता है? मात्रक मतलब होता है मापने वाला। तो आपका जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है ना। और आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? पारा, एल्कोहल, पानी, जलीय विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा, ठीक है ना। थर्मामीटर में पारा भरा जाता है। अभी आप लोग के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं। मैथ वाले सर वही मैथ का प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं जो मेरे एप्लीकेशन में है। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट ले लिए हो तो अच्छी बात है, और जितने लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हो तो मेरे भाई अब आप लोग को मॉक टेस्ट लगाने का ज़रूरत है। अगर आप कहीं और से ले लिए हो तो वहाँ से मॉक टेस्ट लगाते रहो। अगर कहीं से नहीं मॉक टेस्ट लिए हो ना तो फटाक से मेरे एप्लीकेशन में जाओ, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर आप लोग को सिर्फ 99 रुपये में पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और पेपर देने जाने से पहले आप लोग को ये पूरा 30 मॉक टेस्ट लगा लेना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा टेस्ट लगा लेना है। मेरे एप्लीकेशन में जो मैथ वाला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर यूट्यूब पर सर लेकर आ रहे हैं। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अग्निवीर का मैथ का 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पढ़ाएंगे। बाकी शेष जो भी क्वेश्चन है वह नीलेश सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जिन भाइयों ने नीलेश डिफेंस कैरियर ऐप डाउनलोड नहीं किया है वह प्ले स्टोर पर जाएँ और पहले ये ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। क्योंकि जिन भाइयों को कन्फ्यूजन है क्या तैयारी करना है क्या नहीं, क्या तैयारी हो गई या नहीं हो गई है, वह मॉक टेस्ट लगाएं। क्योंकि सबसे अच्छा जरिया यही है कि हम लोग मॉक टेस्ट लगाएं और अपने आप की अपनी वैल्यू समझ में आएगी तभी कि कितना नंबर आ रहा है, कितने पानी में है, हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उस हिसाब से मेहनत करें और आग लगा दें तैयारी करने में। लग चुका है। कह रहे एक किसान का आयताकार फील्ड है। फील्ड कैसा है? आयत के आकार का है, जिसका 250 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। तो फील्ड है तो फील्ड आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल एरिया है, ठीक है। यहाँ कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। एरिया ए बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया बाबू? 250 गुणे 400, ठीक। 25 चौको 100, 3 जीरो यह है, 3 2 5 जीरो हो जाएगा, 1 लाख हो गया हमारा। इतना मीटर स्क्वायर यह हमारा एरिया है, ठीक है। आयताकार खेत का हमारा क्या है? एरिया हो गई। अब कह रहा है वह विभिन्न प्रकार के चावल बुआई की अपेक्षा करता है जो प्रति हेक्टेयर 30 कुंटल पैदा करता है। प्रति हेक्टेयर कितना कर रहा है? 30 कुंटल। अब एक हेक्टेयर आ गया होगा, जिन भाइयों को नहीं याद है वहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। यह वर्ग में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, या 1 हेक्टेयर पर 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हमें कह रहा है जो प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल पैदा करना है, तो पहले तो इसे मीटर स्क्वायर हम इसको हेक्टेयर में निकाल लें।
तो ए बराबर हम लिखेंगे 1,00,000 बटे 10,000। 10,000 यह हो गया हेक्टेयर। क्या हो गया? यह अब आ गया हेक्टेयर। यहाँ 3 जीरो और 3 जीरो यहाँ से कितना आ गया हमारा? कुल कितना है? 10 हेक्टेयर है। कितना है बाबू? 10 हेक्टेयर हमारे पास है। लेकिन सवाल में कह रहा है जो प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल, 1 हेक्टेयर में हमारे पास 10 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल प्राप्त हो रहा है, तो कुल कितना क्विंटल प्राप्त होगा? 30 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 हमारा हेक्टेयर मिल रहा है। 300 क्विंटल हो गया। यह क्या हो गया? क्विंटल। 300 क्विंटल हमें पैदावार प्राप्त हो रही है। कह रहा है जिसमें 620 रुपया प्रति क्विंटल बेचेंगे। कितना? 620 रुपया। तो लिखेंगे 300 गुणे 620। अब यह हो गया हमारा क्या? रुपया। अब देख रहे हैं 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो हम 3 जीरो आराम से लिख लिए बाबू। अब इसका गुणा किए तो 3 दूना 6 और 6 18। तो यह हो गया 18 6 000 और ऑप्शन नंबर पहला हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया? पहला। आगे देखिए कह रहा है 59 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यही ना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से चेक करेंगे वर्ग किसके पास है। तो 5 का एक ट्रिक सीखे हैं। जैसे हो गया 75, यहाँ देखिए 75 है, 75 का वर्ग निकालना हम सीखे हैं। कितना सीखे बाबू? 5 × 5 = 25 और इसका कर देंगे, इसका 1 बढ़ा के हम गुणा कर देते हैं। तो 8 × 7 = 56, 5675। लेकिन वो 59 है, तो जाहिर सी बात है 75 है तो 73 तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं, कम होगा नहीं। और यहाँ से एक 80 का हम कर लिए, ध्यान से देखिएगा 80 का, तो 8 × 8 = 64 और 2 जीरो 6400। तो 80 से ऊपर होगा नहीं, 87 83 होगा नहीं, बचा क्या? 77। 77 का हमारा वर्ग हो गया। क्लियर है? कर एक समचतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है, तो सबसे बड़ा कोण ढूंढे। अच्छा, ले सभी कोणों का अनुपात क्या होता है? समचतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम रेशियो दिया है, तो क्या यहाँ यहीं पे जोड़ लीजिए 5 3 8 8 7 15 15 और 9 24 24 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36 और 2 से इसको काट दिया तो 15 दूना 30। एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 15। तो हमसे सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा इनमें कौन है? यही है 9। तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो सबसे बड़ा कोण मिल जाएगा। 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 1 = 9 और 4 13, 135 डिग्री सबसे बड़ा कोण हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, कर निम्नलिखित श्रेणी को गुणोत्तर में 10वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र है n वां पद Tn = a⁴n-1। n क्या है? पदों की संख्या। हमसे पूछ रहा है 10वां पद, तो लिख देंगे T10। a का मान कितना है? 4। प्रथम पद कौन है? a प्रथम पद है और r सर्वानुपात है। 8 में हम 4 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 2 के पावर 10 - 1 क्या हो जाएगा? 9। तो 4 गुणे 2 के पावर 9। अब 2 के पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 4 8 1 9 हो गया ना। तो इसको कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 16 और 4 दूना 8। 16 का वर्ग सबको याद होगा। अब वहाँ देखिए वर्ग उतना गुणा करते नहीं हो पाता, लेकिन 16 का वर्ग सबको याद है ना। क्या होता है? 256 गुणे 8, 8 × 8 = 64 के 4 हासिल 6, 8 × 5 = 40, 40 और 6 46, 8 × 6 = 48 के 8 हासिल 4, 8 × 5 = 40, 40 और 4 44, 8 दूना 16, 16 4 20। तो 20 48 हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कर इसका घनमूल यह यहाँ पे रहता है अंडर ऐसे 3 रहता है। घनमूल 216 का घनमूल निकालना है, तो घनमूल सिंपल निकालिए 10। देखिए घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लेते हैं। कितने अंक का लेते हैं? 3 अंक का। ये तो कन्फर्म है 6 का है,
6 का क्यूब है ना 216, तो हम यहाँ लिख दिए 6। अब 3 अंक का जोड़ा लेंगे तो 3 3 6 यही है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.06 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में हमारा बी नंबर मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कर वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर इतना। अच्छा एक बात सुनिए, हाई 8 है बाबू, यदि हम कह दें 8 में 6 का भाग दे दें तो क्या करेंगे, 6 एक का नाम 6, हमारा शेषफल 2 बचेगा। लेकिन यह कह रहा है, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या 2 3 शेष रखकर, यदि हम क्या करें इस 2 को इसमें 8 में से घटा दें तो शेषफल बचेगा ही नहीं। तो वही काम यहाँ करें, 258 है बाबू, इसमें से हम 2 घटा दिए तो क्या हो गया 256, और 323 में से हम 3 घटा दिए तो कितना बच गया 320। अब इसका हम वर्ग कर लेंगे। 256 किसका वर्ग है 16 का, 16 गुणे 16, और इसको लिखेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और 3 यह हो गया 256, और 320 को लिखें तो 32, 16 दूना 32, 16 गुणे 2 यह हो गया 10। अब लिख सकते हैं 16 को 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखिए 2 4 मिल रहा है, 2 4, तो 2 को 4 हो गया। HCF बराबर 4 गुणे 4, और क्या मिल रहा है, यहाँ 2 4 है, यहाँ भी इसको 4 बना लेंगे गुणे 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया डी। इस तरह से हम लगा सकते हैं। इसका क्या, जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या तो HCF निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या कहे तो LCM निकालेंगे। ये क्लियर है? तो यहाँ HCF हो गया हमारा 64। आगे देखिए, कर 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 3 5 8, उनका योग दिया है 48, तो पहली और तीसरी संख्या जोड़ दिया जाए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 संख्याएं दिया है, यहाँ देखिए बाबू, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों का अनुपात दिया है 3 8 और 3 5 और 8, 3 3 5 और 8, यही अनुपात दिया है हमें। कर उनका योग 48 है, इसको जोड़ के 48 होना चाहिए, तो 5 3 8 और 8 16, 16 रेशियो बराबर हमें क्या दे दिया 48 दे दिया। तो ये बाबू 16 दूना 32, 16 तिया 48, एक रेशियो बराबर कितना मिला 3 मिला कि नहीं, एक रेशियो बराबर 3 मिला। तो हमसे पूछ रहा है, देखिए यदि इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर लिए, इसमें भी 3 का गुणा कर लिए, इसमें भी 3 का, तो हमारा पहली संख्या क्या मिला 3 3 9, 5 3 15 और 8 3 24। यह हमें संख्याएं मिल गई, पहली दूसरी तीनों संख्याएं मिल गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दें, हमें 3 जोड़ दिए, पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दें, तो जोड़ दिए, जोड़ दिया जाए, और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए, इसमें से 3 क्या कर लिया जाए घटा दिया जाए, तब इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा 12 में से 9 3 कितना हो गया 12, 15 में से 3 घटा कितना हो गया 12, और यहाँ क्या है 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। यह नया अनुपात मिला, लेकिन ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे सभी को 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 चौको 12 अनुपात 3 चौको 12 और 3 9 27, 4 4 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है। क्लियर है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं है जिसके अंत में क्या आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, नहीं 8 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देख रहे किसी के अंत में 2 है नहीं है, 3 है नहीं, लेकिन 7 यहाँ दिख रहा है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखिए, कर 10 वर्ष बाद मोहन की आयु सोहन की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी है। देखिए 10 वर्ष बाद करा मोहन की आयु, तो मोहन हो गया 10 वर्ष बाद, मतलब 10 साल जोड़ दिए 10 बार मोहन की आयु सोहन की आयु से 10 वर्ष पहले, तो यह सोहन यश हो गया, 10 वर्ष पहले मतलब 10 घट जाएगा,
10 वर्ष पहले आयु की दोगुनी थी तो इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे यम प्लस 10, इधर किए तो 2s माइनस 10 दूना 20, इतना हो गया। अब आगे पढ़िए, कह रहा है यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु के 9 वर्ष अधिक है तो हम लिख सकते हैं यम बराबर मोहन बराबर सोहन प्लस 9 वर्ष अधिक कर देंगे। तो जहाँ यम है वहाँ सोहन प्लस 9 लिख सकते हैं, सोहन प्लस 9, इसको उठा के यहाँ पे हम रख दिए यम के जगह पे। अब प्लस पहले से 10 है तो 10 बराबर 2 सोहन, आई देखिएगा यस है, सोहन माइनस 20। अब 1 सोहन यहाँ है 10 9 19 हो गया, 2 सोहन इधर है, अब माइनस 20 हो गया। अब इधर आ गया तो कितना हो गया, 1 सोहन पहले से है, माइनस 2 सोहन इधर आ गया और माइनस 20 है और माइनस 19 इधर उधर चला गया। तो 2 में से 1 घटा तो माइनस 1 सोहन बचा और यह 20 10 30 और 9 39 वर्ष। ठीक है, यह माइनस का 39 आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सोहन का आयु कितनी हो गई 39 वर्ष, और ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, कर निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब इसको हल करना है तो देख रहे हैं ए, यहाँ देखिए, इसे यदि इसे ए मान लें तो यह हो गया ए स्क्वायर, इसे बी मान लें तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सूत्र लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे 8.5 प्लस कितना है 5.3 एक में क्या कर लेंगे 8.3 माइनस 5.3। जब इतना करेंगे तब 8.5 3.5 है, 3.5 है। यही फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, 8.5 प्लस 3.5, क्योंकि हम पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ देंगे एक में घटा दिए तो यहाँ जोड़ दिए, अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ घटा देंगे 8.5 माइनस 3.5, यह जोड़ दिए घटा दिए इतना हो गया। अब प्लस है तो प्लस, इसका करेंगे 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो लिख दिए 625 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव माइनस 0.25 यह कर दिए। अब 5 3 8, अब 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 गुणे 5 में से 5 घटा 0, 8 में से 3 घटा 5 अधन 6, 9 5 45, 45 अधन 6, 45 1 46। तो यह हो गया हमारा, इसको कर लीजिए 46, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है जो हम सुधार दे रहे हैं। ठीक है, सभी सुधार लगवा दे रहे हैं। कह रहा रौनक ने 1000 में 2 कुर्सी खरीदी। ठीक है, उसने एक को 20% लाभ पर दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। अच्छा ले 1000 में यह खरीद रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1000 में रौनक ने कुर्सी खरीदा है, एक को कितने पे बेच रहा है ये नहीं पता, लेकिन कह रहा है 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य एएसपी दोनों को बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यही ना। अब क्रय मूल्य मान लिए पहले का क्रय मूल्य x है तो दूसरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 में से x को घटा देंगे तभी ना जो बचेगा उतना बेच देगा, क्रय मूल्य हो गया। तो अब इसका एएसपी निकालेंगे, एएसपी तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य और 100 माइनस 20% हानि है तो 20% हानि कर देंगे, 20% लाभ पर दूसरी को 20% हानि पर। तो पहले क्या कर रहा है, हानि पे बटे 100 कर दिए, फिर दूसरी 1000 माइनस एक्स, 1000 माइनस एक्स हो गया, और इसको भी बेच रहा है तो क्या हो गया 100 प्लस 20% लाभ पर बेच रहा है बट्टे 100 हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, यक्स यहाँ से करें तो 80
बट्टे 100 यहाँ करें तो 1000 माइनस यक्स और यहाँ के जोड़ेंगे तो 120 बट्टे 100 हो गया ना बाबू। 100 से 100 यहाँ कट गया, इस जीरो से यह जीरो कट गया, बचा क्या 8 यक्स। इधर गुणा किए हैं तो 12000 माइनस 12 यक्स और 12 इधर आकर जुड़ गए तो 12 8 यक्स धन 12 यक्स बराबर 12000। यही ना बाबू। अब देखिए 8000 और 8 और 12 जोड़ लिए तो कितना हो गया 20 हो गया। 20 को इसमें भाग दे देंगे तो यह हो गया 20 यक्स इज इक्वल टू 12000। बाबू एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से इसको काट दिए तो 6, तो यक्स बराबर कितना आ गया 600 रुपया। यदि पहले का हम 600 में खरीद रहे हैं तो दूसरा का कितना में खरीदेंगे 1000 में से 600 घट जाएगा 400। ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य आ गया 400 और 600। क्लियर है। कर किस संख्या का 25/3% 150 होगा। किस संख्या का 25/3% मतलब 1/100 कितना होगा 150 होगा। 25 चौका कितना हो गया 100। मान लीजिए संख्या यक्स है तो यक्स तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पे गुणा कर दिया तो यक्स बराबर 150 गुणे 4 गुणे 3 तो यक्स बराबर 15 चौको 60 600 गुणे 3 36 1800। तो 1800 वो संख्या होगी जो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। कर 4 का वर्ग फिर मझोला कोष्टक 2 और 5 यहाँ करेंगे 4 का वर्ग है तो क्या हो गया 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, और इसको हम सॉल्व किए हैं तो 3 2 हो गया 5 और माइनस 11। अब 5 में से 11 घटा तो कितना बचा माइनस का 6 तो 6 6 के 36 के 6 हासिल 3 6 का 6 और 3 9 माइनस का 96 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल गया डी मिल गया बाबू। कह रहा है निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 9 9 के बाद 18 18 के बाद देख रहे सब का है 9 का पहाड़े तो पड़ रहा है 9 दूना 18 फिर दुगुना करता है 18 दूना 36 36 दूना 72 144 में क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8 2 का नाम 2 288। ठीक है, सबका दुगुना करता चला गया है। कर 21 35 और 175 प्रत्येक के द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे 21 कह रहा है तो 21 35 और 175 इसका पूर्ण वर्ग निकालें तो पहले इसको देखेंगे किस संख्या से सभी संख्या कट जाए। सबको हम काट लेंगे तो क्या करें 7 से काट दिए तो 7 3 21 7 5 35 और 75 है ना। हाँ तो 7 का नाम 7 दूना 14 बचा कितना 4 45 35 3 बचा 7 5 35। अब किससे काट लिए 5 से तो यह 3 तो कटेगा नहीं 5 का नाम 5 5 5 25 फिर 5 से काट लिए तो 3 1 1 अब 3 से काट लिए तो अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। यह तो पूर्ण वर्ग बन गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे एक 7 का और एक 3 का गुणा कर देंगे तो देखिए 5 5 25 3 3 के 9 और 7 7 49 इसी का हमें गुणा कर देना है। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न जीके का समाप्त हो चुका है, 15 प्रश्न जीएस का समाप्त हो चुका है, 15 प्रश्न मैथ का समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ और रीजनिंग को एकदम तोड़ फोड़ के रख देंगे। इससे पहले वाला जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट का क्लास हुआ था तो उसमें जो रीजनिंग का प्रश्न था वो पहलवान भाई कराया था। तो मैं आप लोग का कमेंट देखा था, मतलब काफ़ी सारे लोग पहलवान भाई के बारे में कमेंट किए थे। मैं बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताना कि पहलवान भाई कैसा रीजनिंग पढ़ा रहा है। वैसे उसका रीजनिंग तो बहुत अच्छा है और वो
यूपी पुलिस में सिलेक्शन भी ले लेगा, आप लोग देखना, ठीक है ना। लेकिन मतलब काफ़ी सारे लोग कमेंट किए थे कि हाँ पहलवान भाई बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत शर्मा रहा है। और एक दो लोग कमेंट किए थे कि भाई पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए आप ही अब रीजनिंग का क्लास कराओ। वैसे पहलवान भाई के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शर्मा शर्मा कर पढ़ा रहा है, धीरे धीरे इस तरह छिप छिप के पढ़ा रहा है। तो यही सर आप लोग कमेंट किए थे, तो मैं पहलवान से बोला हूँ थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से बोलने का कोशिश करो, समझाने का कोशिश करो। तो अब और थोड़ा सा पहलवान भाई प्रैक्टिस कर लेगा, उसके बाद से पहलवान भाई पढ़ाने आएगा, ठीक है ना। कुछ लोग तो पहलवान भाई के बॉडी को लेकर कमेंट किए थे कि अरे तरीके यही पहलवान भाई है क्या, इसका बॉडी तो बहुत खतरनाक है। मेरे भाई वो उसके पीछे बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना। मतलब बचपन से ही, जब छोटा था तभी से ही बहुत ज़्यादा बस डिप्स 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 दिन रात डिप्स मारते रहता था और एकदम बादाम वादाम खाते रहता था, बॉडी देखते रहता था, ठीक है ना। तो अभी वही उसका फ़ायदा हो रहा है। आप लोग अभी अभी जो कर रहे हो मतलब आगे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का जो प्रश्न है कि रघु अपने घर से अपनी कार, यहाँ पर कार रहेगा, ठीक है ना, कार चलाना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है और 4 किलोमीटर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। वह इस समय अपने स्थान से स्थल से किस दिशा में है। इतना फास्ट में पढ़ा हूँ ना मेरे भाई, फास्ट पढ़ाना ही चाहिए। अब देखो सब कुछ पढ़ा हूँ, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लेकिन लास्ट में उसका कोई मतलब निकला है? बिल्कुल भी नहीं निकला है। लास्ट में पूछ रहा है कि किस दिशा में है। अब यहाँ पर दूरी तो पूछा ही नहीं है, ये जो दूरी दिया है 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो ये तो कहीं पूछा ही नहीं है। आंसर तो पूछ रहा है कि किस दिशा में है। जब दूरी नहीं पूछा है तो दूरी को एकदम साफ हटा दो, ठीक है ना। हम लोग को सिर्फ दिशा को देखना है, और जब भी दिशा वाला प्रश्न आएगा, जब दूरी नहीं पूछा गया रहेगा तो दूरी को लेकर परेशान नहीं होना। अब दिशा वाला में मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, सबसे ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, और उत्तर के राइट में मतलब दाहिने में, उत्तर का दाहिना इधर होगा। मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं ना, मेरा दाहिना हाथ ये है ना, तो उत्तर का दाहिना भी इधर होगा, और दाहिने पूरब होता है, ठीक है ना। दाहिने क्या होता है? पूरब होता है, और बाएं आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, ये सिर्फ अभी 4 दिशा हुआ, अभी तो आपका 4 दिशा और होगा, ठीक है ना। और जो लोग एनसीसी किए होंगे उन लोगों को तो 16 दिशा के बारे में पता होगा, लेकिन आप लोग को 16 दिशा के बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लोग 8 दिशा के बारे में जानोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उत्तर है ना, उत्तर आपका मेन हो गया और नीचे आपका दक्षिण मेन हो गया। अब ये जो दिशा है ना, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ उत्तर है, यहाँ पूरब है, तो इस दिशा को हम लोग बोलेंगे उत्तर पूरब, ठीक है ना। और ये वाला जो आपका दिशा है ना, देखो यहाँ उत्तर है, यहाँ पश्चिम है, तो इस दिशा को हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। सेम उसी तरह से नीचे नीचे ये जो दक्षिण है ना, ये यहाँ पूरब है, तो इस दिशा को बोलेंगे दक्षिण पूरब, ठीक है ना। अब पूरब दक्षिण नहीं बोल सकते हैं, दक्षिण पूरब बोलना है। सेम उसी तरह से यहाँ दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है, तो यहाँ दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम दक्षिण नहीं बोला है, और ना ही उत्तर, जैसे उत्तर मतलब पश्चिम उत्तर नहीं बोलना है, उत्तर पश्चिम बोलना है, ठीक है ना। ऊपर समझो उत्तर इन लोगों का पापा है, ठीक है ना, उत्तर इन लोगों का पापा है, और नीचे दक्षिण इन लोगों का पापा है, तो ये सबसे आगे बोला जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। तो 8 दिशा के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब क्या करना है, अब घुमा दो। रघु अपने घर से अपनी कार चलाना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, ये रघु का घर हो गया, ठीक है ना। बोला है कि 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, ये 8 किलोमीटर जाए चाहे 10 किलोमीटर जाए चाहे 50 किलोमीटर जाए, हमसे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये आंसर उसके बारे में पूछा ही नहीं गया है। ये तो खाली दिशा पूछ रहा है, तो हम लोग खाली दिशा घुमाएंगे, ठीक है ना। 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, कहाँ जाता है? उत्तर जाता है, तो ऊपर आपका उत्तर की ओर हो गया, ठीक है ना। कितना किलोमीटर जाए उससे कुछ मतलब नहीं है, उसको काट पीट दो। उसके बाद से बोला कि फिर 6 किलोमीटर पूरब जाता है। अब देखो 6 किलोमीटर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। कहाँ जाता है? पूरब जाता है। दूसरा बार ये पूरब जा रहा है, मान लो इधर उत्तर है, इधर देखो आपका पूरब यहाँ पर है ना, इधर आपका पूरब है, तो इधर पूरब हम लोग दौड़ा देते हैं। उसके बाद से बोल रहा है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब दाएं पूछ रहा है, तो दाएं बाएं आप लोगों को कैसे समझना है? जैसे दाएं, यहाँ से अगर दाएं पूछेगा ना, तो नीचे आपका दाएं हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा। अब आप कैसे जानोगे कि नीचे ही दाएं होगा? काहे नहीं ऊपर दाएं होगा? हमको कैसे पता चलेगा? अब इधर देख रहे हैं तो हमको पता चल जा रहा है कि हाँ हमारा दाहिना हाथ जिधर है उधर दाएं है, और इधर बाएं है, और इधर कैसे पता चलेगा कि नीचे दाएं है? इसके लिए आप लोग ये जान लो, मान लो ये घड़ी है, ठीक है ना, और घड़ी का क्लॉक वाइज मतलब इस तरह से क्लॉक वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जब घड़ी चलता है तो समझो वो दाएं है, राइट साइड में चल रहा है। और जब घड़ी इस तरह से चलता है ना, उल्टा चलता है ना, तो समझ लो वो बाएं है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना।
तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। दाएं, तो ऊपर से जब दाएं जाएगा तो घड़ी के दिशा में, ठीक है ना, घड़ी ऐसे चलता है तो ये भी नीचे ही आएगा, नीचे आ गया। बोल रहा है कि मतलब यहाँ क्या बोला है, 10 किलोमीटर दाएं चलता है, ठीक है ना, दाएं चलता है, उसके बाद से 4 किलोमीटर बाएं चलता है। अब 4 किलोमीटर बाएं बोल रहा है तो नीचे से बाएं आपका इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से दाएं आपका इधर होगा, नीचे से बाएं आपका इधर हो जाएगा, 4 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद से क्या बोल रहा है, बोला है कि इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, इसके बाद 10 किलोमीटर फिर उत्तर की ओर ये चल रहा है, तो 10 किलोमीटर फिर उत्तर की ओर ये चल गया, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। अब उत्तर जा रहा है तो उत्तर से दाएं आपका इधर ही हो जाएगा, 4 किलोमीटर जाता है। अब बोल रहा है कि वह इस समय वह अपने स्थान से किस दिशा में है, तो ये रहा वह, ठीक है ना। यहाँ आप लोग 4 गो दिशा बना लो, यहाँ आप लोग क्या करो 4 गो दिशा बना लो, और ये कहाँ पर है, ये इस दिशा में है, ठीक है ना, अपने घर से इस दिशा में है, और अपने घर से इसी दिशा में है ना, तो इस दिशा में आपका उत्तर पूरब आ गया, ये आपका रहा उत्तर पूरब, ठीक है ना। तो उत्तर पूरब इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग को इस तरह से करना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का, ACDFMOPRTV और W और Y, तो इसको कैसे करना है देख लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व कर लो। उसके बाद से देखो, A आपका 1 नंबर पर आता है, C आपका 3 नंबर पर आता है, D आपका 4 नंबर पर आता है, और F आपका 6 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से M आपका 13 नंबर पर आता है, O आपका 15 नंबर पर आता है, P आपका 16 नंबर पर आता है, R आपका 18 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे आपका T आपका 20 नंबर पर आता है, और V आपका 22 नंबर पर आता है, V आपका 22 नंबर पर आता है, और W आपका 23 नंबर पर आता है, और Y आपका 24 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 4, फिर मतलब 3 4 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, 15 16 यहाँ पर कॉमन मिला है, 22 23 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब 3 से डायरेक्ट 4 हो गया है, 15 से डायरेक्ट 16 हो गया है, 22 से डायरेक्ट 23 हो गया है। तो इसमें भी वही ढूंढेंगे, ठीक है ना। बीच वाला जो 2 अक्षर है मतलब मिलना चाहिए। आपका N कितना पर आता है, N आपका 14 पर आता है, और P आपका 16 पर आता है, तो ये तो एकदम नहीं होगा, कट जाएगा। अब आपका यहाँ बीच वाला 2 को ढूंढ लेते हैं। R आपका 18 पर आता है, और S आपका 19 पर आता है, तो ये तो आपका मिला है, ठीक है ना। ये वाला तो आपका मिला है। नीचे भी देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीच वाला 2 को देख लेते हैं। यहाँ T आपका 20 नंबर पर आता है, और V आपका 22 नंबर पर आता है, तो ये भी 1 का अंतर नहीं है, कट गया। यहाँ आपका U आपका 21 नंबर पर आता है, और ये आपका W 23 नंबर पर आता है, तो यहाँ भी मतलब 2 का अंतर है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कैसे किया हूँ। बीच में देखो 1 1 का गैप है, तो यहाँ भी बीच में 1 1 का गैप है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का, यदि इतना को इतना के रूप में और इतना को इतना के रूप में लिखते हैं तो इतना को कैसे लिखा जाएगा, देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, देखो यहाँ पर 2 बार लिखा गया है ना, इतना को इतना लिखा गया, फिर इतना को इतना लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है। यहाँ देखो ई का कोड नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। ई का कोड आपका 1 होगा, तो यहाँ पर आप लोग 1 लिख लो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, यहाँ जी का कोड 6 लिखा गया है, तो मतलब ऐसे करना है ना। यहाँ जो नीचे आपका ऑप्शन दिया है, देखो जी का कोड 6 लिखा गया है, उसके बाद से इसमें ए का कोड कितना है, ए का कोड ए आपका चौथा नंबर पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 4 नंबर पर ए है, ए का कोड 4 है ना। और इसमें देखो इसमें आपका ए यहाँ पर है ना, तो ए का कोड इसमें भी 4 है। तो मिला जुलाकर जिस अक्षर का कोड जो रहेगा ना, उसी अक्षर का कोड यहाँ पर डाल देना है। यहाँ आर है तो आर यहाँ दूसरा नंबर पर है, और दूसरा नंबर में यहाँ पर आपका 2 है, आर का कोड आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आर का कोड आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है ई, तो ई का कोड आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर ई है, 3 नंबर पर 1 है, ई का कोड आपका 1 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर दिया है जी, तो जी का कोड आपका क्या हो जाएगा, जी का कोड यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 6। उसके बाद से यहाँ पर दिया है ए, तो ए का कोड हम लोग क्या लिखे हैं, ए का कोड हम लोग क्या लिखे हैं, 4 नंबर पर ए है ना,
देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ए का कोड आपका 4 है तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद से यल दिया है तो यल आपका यहाँ पर है, यल का कोड आपका 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 4 6 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि उस विकल्प, यहाँ पर उस रहेगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। कार गैराज पर बनता है तो हवाई जहाज यहाँ हैंगर पर बनता है, ठीक है ना। हवाई जहाज का संबंध आपका हैंगर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना चलते हैं। आपका नेक्स्ट है और लास्ट है कि नेपाल देश की संसद का नाम बताइए। तो नेपाल देश के संसद का नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। डाइट कांग्रेस राष्ट्रीय पंचायत नोन ऑफ देश, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर आज कैसा रहा है कमेंट में जरूर बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।